नमस्कार प्यारे साथी। हाल फिलहाल न्यूज में आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा को सुन रहे होंगे। डिजिटल अरेस्ट चर्चाओं में भी रह रहा है। एक स्कैम है नए तरीके का। कैसा है, क्या है, कैसे बचा जा सकता है, पूर्ण चर्चाएं करूंगा मैं आपके साथ। तो डिजिटल स्कैम या डिजिटल अरेस्ट से बचकर रहना, पेपर की सुर्खियां बनती हैं और भारत में यह क्राइम लगातार बनता जा रहा है। लोगों को दो दो तीन तीन दिनों तक मोबाइल के सामने बिठाकर रखा जाता है और उनसे बड़ी मात्रा में पैसों की वसूली की जाती है। इसे कहा जाता है डिजिटल अरेस्ट। लेकिन ये जो डिजिटल अरेस्ट है, ये कैसे होता है, क्या होता है, सरकार इस पर क्या काम कर रही है और आप इससे कैसे बच सकते हैं? सर, ऐसे ही कोई हमसे पैसे ले लेगा? दोस्त, ये माहौल ऐसा बनाते हैं कि आपका परिजन कोई कहीं फंसा हुआ है, कोई ऐसी कंडीशन में है, आपको उनसे बात नहीं करने दी जाएगी या ऐसा कुछ कर दिया जाएगा, या आपके लिए ऐसी एक पूरी थ्योरी, एक कहानी तैयार कर दी जाती है कि आपने क्या है, आपके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल आतंकवादी संगठनों के लिए किया गया है, या फिर किसी प्रकार के ड्रग गिरोह के लिए किया गया है, या किसी अनैतिक कार्य के लिए आपके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया गया है जहां आपका मोबाइल नंबर और आधार कार्ड अटैच है। इसलिए कहा जाता है कि अपनी गोपनीय जानकारी हर किसी से साझा नहीं करनी चाहिए। आइए चर्चा करते हैं इसकी और समझते हैं इसके बारे में कि ये क्या, कैसे काम करता है और क्या चीजें होती हैं। साइबर अपराधी प्रतिरूपण, अगर इसकी बात की जाए तो यहां पर एक्चुअल में जो घोटालेबाज होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई साइबर क्राइम करने वाला है और उसमें हम आज क्या पढ़ रहे हैं, तो डिजिटल अरेस्ट पढ़ रहे हैं। मान लीजिए कि कोई डिजिटल अरेस्ट करने वाला क्रिमिनल है तो वो साइबर अपराधी कहलाएगा। वो अपने आप को, जब आपको वीडियो कॉल करेगा तो वो अपने आप को क्या कोई पुलिस वाला बताएगा, या फिर किसी ड्रग को कंट्रोल करने वाले कोई महानिर्देशक के रूप में अपने आप को बताएगा, या पुलिस का कोई बड़ा अधिकारी अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। तो घोटालेबाज खुद को पुलिस, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जिसे हम क्या कहते हैं, सीबीआई कहते हैं, है ना, नार्कोटिक्स विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। भाई अगर आपके अकाउंट्स की लेन देन अगर कहीं पर हुई है तो वहां आरबीआई का नाम लेता है वो, है ना, या प्रवर्तक निर्देशालय जिसे ईडी कहते हैं, आपने न्यूज में बहुत सुना होगा ईडी को, है ना, सहित विभिन्न सरकारी एजेंसियों के कर्मी के रूप में अपने आप को पेश करते हैं। एक्चुअल में ये होते नहीं है, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। धमकाने की क्या रणनीति होती है, कैसे धमकाते हैं आपको? तो पीड़ित को अवैध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए कॉल प्राप्त होते हैं, जैसे कि ड्रग्स या नकली पासपोर्ट जैसे संबंधी वस्तुओं को भेजना या प्राप्त करना। यहां तक अगर नहीं समझे तो जालसाज मामलों में फंसाने के लिए, बंद करने के लिए पैसे की मांग कर सकते हैं, जिसमें किसी प्रियजन की कथित तौर पर आपराधिक गतिविधि या दुर्घटना हो गई हो कि भैया ये यहां दुर्घटना में है, अगर आप पैसा पहुंचा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो साहब। इस तरह की से धमकाया जाता है, डराया जाता है, और जब बात अपनों पर आती है तो अपना सब कुछ लुटाया जाता है और इसी का फायदा उठाया जाता है और साइबर अपराध को अंजाम दिया जाता है। प्यारे दोस्त, डिजिटल अरेस्ट से 4 महीने में 400 करोड़ की ठगी हो चुकी है। पिछले 2-3 महीने की बात की जाए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, शायद भारत का कोई ऐसा राज्य बचा ना हो। 4 महीने में 400 करोड़। इनमें सबसे ज्यादा उन लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है जो मुख्य रूप से, है ना, पैसे वाले हों, रिटायर्ड हों, है ना, और ऐसे व्यक्ति जिनके परिवार अक्सर उनसे दूर रहते हो। अगर घर पे ही रहते होंगे तो भैया पता होता है, तो पारिवारिक दूरी जहां पर होती है उन लोगों को सबसे ज्यादा इसमें, जिनके बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं, इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। क्या है डिजिटल अरेस्ट? इसमें 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। एक कहा जाता है कि या तो आप डिजिटल यहीं पर बात कर लीजिए, या फिर फिजिकल हम आपके घर आएंगे, आपको गाड़ी में बिठा करके हमारे यहां पर सेंटर पे लाएंगे, यहां पूछताछ करेंगे और हमारी पूरी फोर्स आएगी आपके घर आपको लेने के लिए। अब यहां पर दूसरा पहलू वो इमोशनल खेलते हैं जिसे कहते हैं इज्जत, क्योंकि जिन लोगों के पास इतना पैसा है वो अपने आप को पुलिस की गाड़ियों में बैठ कर जाता हुआ नहीं देखेंगे, समाज के सामने नहीं देख पाएंगे। और जब वो ये नहीं देख पाएंगे तो वो क्या कहते हैं, साहब आप तो यहीं पे कर लीजिए अगर यहां पॉसिबल हो पा रहा है। और फिर क्या होता है कि वो जब आपके ऊपर इतने सारे इल्जाम लगा देते हैं तो वो बोलते हैं कि अब आपके ऊपर कार्रवाई होगी, अब आपको अरेस्ट किया जाएगा और पुलिस कारावास होगा, पुलिस के द्वारा कारावास में ले जाया जाएगा, फिर आपके सुप्रीम कोर्ट वगैरह, हाई कोर्ट में प्रस्तुति, जैसा केस होगा उसके अनुरूप केस किया जाएगा और उसके बाद आपको सजा मिलेगी। अब व्यक्ति घबराता है और ज्यादा, और घबराता है तो घबराहट में फिर पुलिस वाले उधर से कहते हैं कि ये इधर वाले कह देते कुछ ले दे के साहब खत्म करिए।
तो कहते हैं कि फिर इसमें क्या होती है कि चलिए हम आपका केस खत्म कर देंगे, सारी चीजें समाप्त कर देंगे, आप इतना पैसा इस अकाउंट में डाल दीजिए। ये अकाउंट होते हैं प्यारे दोस्त फ्रॉड अकाउंट। आइए और डिटेल में पढ़ते हैं। क्या है डिजिटल अरेस्ट? गिरफ्तारी का डर दिखाकर आपको घर में ही कैद रखते हैं। वीडियो कॉल कर अपना बैकग्राउंड किसी पुलिस स्टेशन, आपको जो पीछे का व्यू दिखेगा वो पुलिस स्टेशन की तरह दिखेगा। ऑनलाइन मॉनिटरिंग करते हैं कौन कहां जा रहा है, आपके ऊपर नजर रखी जाती है, आपके परिवार के ऊपर नजर रखी जाती है। अगर मान लीजिए 2 दिन तक आपको अरेस्ट रखा है तो 2 दिन तक पूरी निगरानी आपके ऊपर रहेगी। बैंक अकाउंट सीज कर गिरफ्तारी की धमकी दी जाती है कि आपका बैंक अकाउंट सीज कर लिया जाएगा, आपका सारा पैसा किसी काम का नहीं होगा और प्यारी दोस्त आप कहां जाने वाले हैं? जेल जाने वाले हैं। ऐप डाउनलोड कराकर फर्जी डिजिटल फाइना, याद रखिएगा, फॉर्म भरवाए जाते हैं। इनके कुछ ऐप ये बना लेते हैं, उनको डाउनलोड करवाए जाते हैं, फर्जी फॉर्म बनाए जाते हैं। इनके माध्यम से डमी अकाउंट बनाए जाते हैं और उनमें पैसों को ट्रांजैक्शन करवाया जाता है। इनके अकाउंट से उस अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन हो जाता है। जब ये ट्रांजैक्शन होता है तो क्या चीज देखने को मिलती है? तो साथी ध्यान रखिएगा, डिजिटल कारावास। भाई क्या चीज होती है? भाई इन सभी चीजों में एक चीज तो सामने आती है, डिजिटल गिरफ्तारी के अधीन किया जाता है। उन्हें स्कैमर्स तथा वीडियो कॉल तक तब तक के लिए रहने को मजबूर किया जाता है जब तक सामने वाले की मांग पूरी ना हो जाए। मतलब अगर जैसे ही उनकी डिमांड पूरी हो गई तो साहब वो वीडियो कॉल कट कर देंगे, लेकिन आपको नहीं करने देंगे। गृह मंत्रालय, हमारी होम मिनिस्ट्री इसके लिए क्या करती है? तो भैया डिजिटल अरेस्ट घोटाले में वृद्धि के बारे में चेतावनी जारी की है कि सर सिर्फ चेतावनी नहीं भाई, बहुत कुछ काम किया है। साइबर अपराधी बिना सोचे समझे पीड़ित से पैसे निकालने के लिए सरकारी अधिकारियों का रूप धारण करते हैं। इससे सरकार की छवि भी खराब होती है, धूमिल होती है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, याद रखिएगा 14C, ये वो है जिसके माध्यम से क्या किया जा रहा है? इन सभी साइबर अपराध को कंट्रोल किया जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से एक संगठित ऑनलाइन आर्थिक अपराध, याद रखिएगा, सक्रिय रूप से मुकाबला कर रहा है। और भारत जैसे देश के अंदर जहां लगभग 145 करोड़ की आबादी हो चुकी है, वहां साइबर अपराध को कंट्रोल कर पाना, विश्व में सबसे ज्यादा 10 साइबर अपराध जहां होते हैं, भारत का उनमें 10वां नंबर है ना। तो याद रखिएगा, ऑनलाइन साइबर क्राइम जहां सबसे ज्यादा होते हैं, भारत का नंबर कौन सा है? 10वां नंबर है। प्यारे साथी, यहां पर बात करूं तो धोखाधड़ी वाले खातों को ब्लॉक करना। भाई अगर सरकार क्या करती है कि ऐसे खातों को ब्लॉक करती है जिनमें ट्रांजैक्शन, मान लीजिए किसी ने आकर जानकारी दी, साहब मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो जिस अकाउंट में वो ट्रांसफर हुआ है वो अकाउंट को ब्लॉक करना। अभी तक सरकार ने लगभग 1000 बैंक खातों को क्या कर दिया है? याद रखिएगा, इन खातों को स्काइप खाते कहते हैं, है ना, जो मुख्य रूप से इसी फर्जी चीजों के लिए उपयोग किए जाते हैं। आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर हम बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हैं, आधार कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, पता नहीं क्या क्या डिटेल्स मांगते हैं, तो क्या इन्हें पकड़ नहीं सकते? प्यारे दोस्त, ये इन अकाउंट्स का उपयोग करते हैं जो मेनली डिजिटली ओपन किए जाते हैं, जो एप्लीकेशंस के माध्यम से हो जाते हैं। तो जब ये आपको डिजिटल अरेस्ट कर सकते हैं तो वो चीज इनके लिए कोई बहुत बड़ी नहीं है, ये किसी के भी नाम से अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। 14C ये वही है भैया, है ना, इन धोखेबाजों द्वारा उपयोग किए गए सिम कार्ड, मोबाइल डिवाइस और मूल खातों को ब्लॉक करने की सुविधा भी दे रहा है। अगर हम बात करें, है ना, क्रॉस बॉर्डर अपराध सिंडिकेट, गृह मंत्रालय ने पहचान की है कि ये घोटाले सीमा पार भी हो सकते हैं। आपने हनी ट्रैप का केस सुना होगा, बहुत सारे सैनिकों को हनी ट्रैप किया जाता था, उधर से एक सुंदर सा चेहरा आता था और आपका सब कुछ लुट जाता था, है ना। तो एक चेहरे के पीछे कई राज छुपा लेते हैं लोग, है ना। तो याद रखिएगा, किसी चेहरे को देखकर कुछ नहीं कहा जा सकता। इनके सिंडिकेट चलते हैं, बड़े बड़े ग्रुप चलते हैं, उनके द्वारा संचालित होते हैं। इसके बाद डीप फेक आया, है ना, लोगों के गलत मुंह किसी और पर जोड़ करके उनको रिप्रेजेंट किया, है ना। स्मृति मंधाना वाला केस मैंने आपको पढ़ाया भी था कि किस तरह से ये डिजिटल केस सामने आए थे, है ना। तो भैया वो भी एक प्रकार का क्या था? अपराध ही था। सतर्कता और जागरूकता 14C ने, है ना, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म साइबर दोस्त, ये एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम रखा साइबर दोस्त, कि भैया साइबर अपराध के तहत क्या होता है, और अन्य प्लेटफॉर्म पर इस तरह की धोखाधड़ी के संबंध में सतर्कता को बढ़ाता है। ये जानकारी देता है कि भैया ऐसा ऐसा चल रहा है। यदि किसी को ऐसी कॉल आती है तो उन्हें सहायता के लिए तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर या वेबसाइट जो दे रखी है, ये अक्सर 2 की होती है, एक नेशनल लेवल पर होती है, एक स्टेट लेवल पर होती है। तो आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, आप गूगल सर्च करेंगे तुरंत आ जाएगी। तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर घटना की रिपोर्ट आपको, है ना, प्रकाशित करनी चाहिए, या आपको वहां पर सूचना देनी चाहिए कि भैया रिपोर्ट लिखवानी चाहिए, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है या मुझे ऐसा कॉल आया। अगर आप सतर्क हैं तो बहुत अच्छी बात है।
प्यारे दोस्त, 10 देशों में साइबर क्राइम सबसे ज्यादा है। वो 10 देश कौन कौन से हैं? रूस 58, अगर आप इनको प्रतिशत में ले लें या जैसे भी लेना चाहें, अगर 100 कहीं पर क्राइम हो रहे हैं वर्ल्ड के अंदर, तो उनमें से 58 क्राइम रूस में होते हैं। सोच लो कि अगर रूस में क्राइम हो रहे होंगे तो भाई वहां पर एक्चुअल में कंप्यूटर एक्सपर्ट ही होंगे, है ना। यूक्रेन के अंदर 36, रशिया से ही अलग हुआ, है ना। अमेरिका, फिर चीन आता है 27, अमेरिका में 25, नाइजीरिया में 21, रोमानिया में 14, नॉर्थ कोरिया में 10, और ब्रिटेन के अंदर 9, और ब्राजील के अंदर 8.9, और भारत 10वें नंबर पर आता है 6.1 के साथ में। तो विश्व में ये वो 10 कंट्री है जहां पर साइबर अपराध सबसे ज्यादा है। भारत के अंदर पॉपुलेशन भी इतनी है, फिर भी 10 नंबर पर है, तो एक अच्छी बात है, नहीं तो कहीं पहले दूसरे नंबर पर होता। हालांकि जैसे जैसे अब धीरे धीरे क्या बढ़ती जा रही है ना, शिक्षा का गुणवत्ता बढ़ती जा रही है, लोग के शौक बढ़ते जा रहे हैं, तो नॉर्मली इन चीजों को पूरा करने के लिए बहुत सारी युवा पीढ़ी गलत रास्तों का चयन कर लेती है, तो उनमें कहीं ना कहीं फिर ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। प्यारे साथी, भारत में साइबर सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार संस्थाएं कौन कौन सी है? तो इंडियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, इंडियन साइबर, याद रखिएगा, क्राइम कोऑर्डिनेशनर, है ना, सेंटर बनाया गया है जो 14C के अंतर्गत काम करता है, और साइबर स्वच्छता केंद्र। ये सब मिलकर के कोई रणनीति बनाता है, कोई अप्लाई करता है, कोई काम करता है, इस तरह से काम कर सकते हैं। सर आपने ये सब चीज तो बता दी, लेकिन हमें अभी तक ये नहीं बताया कि साइबर क्राइम को कैसे हम कैसे पहचानेंगे कि साइबर क्राइम होता है। देखो, सबसे पहली चीज भैया, ये जो फोटो आपको दिख रहा है, ये वैभव श्रीवास्तव जी हैं। ये मध्य प्रदेश के अंदर पुलिस मुख्यालय भोपाल की अगर मैं बात करूं तो ये एजीआई राज्य साइबर क्राइम है। इन्होंने कहा है, इनका ही कथन है न्यूज चर्चाओं में बात करते हुए, ऐसे हर स्टेट के अंदर होते हैं। इन्होंने कहा कि पुलिस, अब ये किसी भी स्टेट की हो सकती है, कभी डिजिटल अरेस्ट नहीं करती है। तो अगर आपको कोई कहे हम पुलिस बोल रहे हैं साहब, हम ईडी बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो आपको डिजिटल अरेस्ट कोई नहीं करेगा। पहली चीज ध्यान रखिएगा। इसे लेकर भारत में कोई कानून नहीं है, अभी तक कोई कानून ही नहीं है कि कोई आपको डिजिटल अरेस्ट कर सके या डिजिटल पूछताछ कर सके। अगर डिजिटल अरेस्ट के नाम पर आपको कोई कॉल आया है तो वो फ्रॉड कॉल हो, है ना। ऐसे किसी नंबर पर पैसे ट्रांसफर न करें, इन नंबरों को तुरंत ब्लॉक करें, इस तरह की कॉल की तुरंत पुलिस से शिकायत करें। ये खुद कह रहे हैं साइबर क्राइम के एजीआई जो राज्य पर बैठे हुए हैं, राज्य स्तर पर बैठे हुए हैं। भाई ऐसा कोई कानून ही नहीं है कि कोई पुलिस वाला। देखो पहचान कैसे होती, किसी अनजान नंबर से व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आता है आपको, किसी केस में फंसने या परिवार के पकड़े जाने का हवाला दिया जाता है आपको, धमकी देकर लोग को कैमरे के सामने रहने के लिए मजबूर किया जाता है, और वो कर देंगे आपको इस तरह से, है ना। वीडियो कॉल करने वाले शख्स का बैकग्राउंड पुलिस स्टेशन जैसा दिखाया जाता है। ये 4 चीजें हुई, आप जैसे ही उठाएंगे फिर ये चीजें होंगी। फिर अगला, पीड़ित को लगता है कि पुलिस उससे ऑनलाइन पूछताछ कर रही है ना। पुलिस केस और गिरफ्तारी से बचने के लिए पैसे की डिमांड की जाती है, और वह डिमांड आपके द्वारा उसके बैंक अकाउंट में पूरी की जाती है। कैसे करें पहचान? पुलिस कभी भी व्हाट्सएप कॉल नहीं करती, पहली चीज ये मैंने आपको बता दिया। पुलिस व्हाट्सएप पर एफआईआर की कॉपी नहीं भेजती, कभी नहीं भेजेगी भैया। एफआईआर की कॉपी आपको वहां जाके मांगनी पड़ेगी कि साहब एफआईआर की कॉपी दे दो, पुलिस वाले, और एफआईआर की कॉपी व्हाट्सएप करेंगे, नहीं होगा। पुलिस कभी भी पैसे की डिमांड नहीं करती, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। पुलिस तुरंत पैसे या पर्सनल जानकारी देने के लिए डराती नहीं है कि आपको तुरंत जानकारी देनी होगी, पैसा देना होगा, बैंक की डिटेल्स देनी होगी, ऐसा कुछ काम नहीं है। पुलिस कॉल के दौरान अन्य लोगों से बात करने से नहीं रोकती। आप कर सकते हो, आप अपना वकील बुला सकते हो, ये चीजें कर सकते हो, लेकिन ये यहां क्राइम में रोका जाता, किसी से बात नहीं करोगे साहब, है ना, हमें पता चल गया तो खैर नहीं फिर तुम्हारी। तो ये सारे काम किए जाते हैं, और इस तरह से डिजिटल अपराध को अंजाम दिया जाता है। तो आप भी सतर्क रहें, है ना, जागरूक रहें, और ऐसी चीजों से बचकर रहें। इसीलिए कहा जाता है कि जो अननोन कॉल होते हैं उन्हें पहली चीज तो अवॉइड ही करें। कोई फिर आपको बता दे कि भैया मैं ये बोल रहा हूं, व्यक्ति बोल रहा हूं, तो फिर उससे नॉर्मली फोन पर बात करें, डायरेक्ट वीडियो कॉल कभी ना करें, क्योंकि आपका फेस लेकर के भी, है ना, उस फेस को एडिट कर भी ये काम किए जा सकते हैं। तो इन चीजों से बचें, है ना। हो सकता है कि आपके माध्यम से आप कितने भी सचेत हो, लेकिन कभी हमारे साथ ऐसे अपराध हो सकते हैं। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं राहुल पालीवाल फिर मिलता हूं नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।